अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। तो हमने ये पीपीटी बनाई थी प्रेजेंटेशन के लिए। उसमें मेंबर था सरफराज अली में उमेश कुमार, सुहेल इकबाल, आकाश डायरी, जुएब लाखो, रियान अली। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस और पावर हाउस भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है एनर्जी ट्रांसफार्मर ऑफ द सेल। प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियम। तो पहले हमारे ध्यान में एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं। तो उसका आंसर है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, तो वो किसी भी चीज को डिस्कवर करते हैं तो उसका नाम या तो उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देते हैं, या उसकी फंक्शन के बेसिस पे देते हैं, या तो अपना नाम दे देते हैं उस ऑर्गेनिली को या उसी डिस्कवरी को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए कहते हैं क्योंकि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ना, वो उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, कॉन्ड्रिया मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और दूसरा है, इसे सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस इसके फंक्शन की बेसिस पे कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, तो इसके जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो खुद ही करवा लेता है, और जो डिवाइड होना होता है तो ये खुद ही हो जाता है, इसको न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात, कैसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। फुली ऑटोनोमस इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियस पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि जो ये प्रोटीन राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता है, ये 10-20% यूजफुल होती है, लेकिन 80% जो ये प्रोटीन यूज करता है वो न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है वहां से यूज होती है, और वो इंस्ट्रक्शन जो आती है वो न्यूक्लियस के डीएनए से आती है, इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ये तो बच्चों को पता होता है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान, इसीलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। और इसे ट्रांसफार्मर ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये जो भी सेल के ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबको यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे हमारे घरों में ट्रांसफार्मर होता है, वो सारे कॉलोनी को एनर्जी ट्रांसफर करता है, इसी तरह सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरे सेल को एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है। उसके अलावा इसका नंबर, साइज और जो शेप है वो जो है डिफरेंट रहता है। मीन्स एक मखसूस नहीं कह सकते कि इसका शेप जो है ना एक मखसूस है, नहीं, वो डिफरेंट होता रहता है। ये फिलामेंटस भी होता है, वेक्यूलस होता है, वेक्यूलस स्ट्रक्चर भी होती है। वो जो इसकी शेप और साइज होती है ना, वो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती है ना सेल की, उस पर डिपेंड करता है। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, ये इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन सारे के सारे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें नहीं होता, जैसे कि हमारा आरबीसी हो गया, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक में सेल में नहीं होता तो वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करवाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एज ए माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट करती है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करवाते हैं। तो उसका आंसर ये है कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस,
वो होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में 2 एनर्जी प्रोडक्शन हो जाती है ना, तो वो 2 एटीपी यूज करता है और उसको ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती, इसलिए वो बस उस 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में से 2 एटीपी यूज कर लेता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली विच साइट ऑफ, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों रेस्पिरेशन की साइट है, वो ही एनर्जी क्यों प्रोडक्शन करवाता है। दूसरे भी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि गोल्जी बॉडीज हो गई, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, तो उनको हम साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों नहीं कहते, हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें कुछ ऐसी एंजाइम्स होते हैं और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वही जो है ना रेस्पिरेशन मेक करते हैं। एटीपी सिंथेस, जैसे कि एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होता है ना, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन या साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। उसके अलावा वाई फादर नॉट सोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का, फादर जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया का सोर्स नहीं है। तो क्यों नहीं है वो सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा जो फादर से स्पर्म आता है और मदर से एग आता है, तो फादर के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो मौजूद होता है। तो वो जब एग मीन्स फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो जो स्पर्म का एक टेल होता है उस पे मिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे मुमकिन ही नहीं कि एक वो सेल जो आपकी लाइफ मीन्स को जिंदगी बनाता हो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म जो एग से मिलता है तो उसका टेल जो है ना अलग हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट जो मौजूद होता है वो टेल में मौजूद होता है स्पर्म के। तो फर्टिलाइजेशन में का हेडी मीन्स इन्वॉल्व होता है जो फादर से आता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मदर से आता है, फादर से नहीं आता, क्योंकि उसका जो यूजफुल होता है ना वो जो टेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वहीं पे वेस्ट हो जाता है, और जो हेड होता है वो एग से मिलकर फर्टिलाइजर होकर आगे डेवलप होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो है ना मदर से आता है, फादर से नहीं आता। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कैन सर्वाइव इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो आर्टिफिशियल मीडियम में भी सर्वाइव कर सकता है, कि हम ऐसा कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जो माइटोकॉन्ड्रिया के सर्वाइवल के लिए यूजफुल हो और एक एनवायरनमेंट मुहैया करे, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव कर लेगा। तो उसके डिस्कवरी के बारे में आता है कि फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया गया था अल्बर्ट वॉन किलर 1850 में उसको ऑब्जर्व किया था, और फ्लेमिंग जो था ना उसने यूज किया था फिला वर्ड इसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और रिचर्ड अल्टीमन यूज ने किया था बायोब्लास्ट। बैंड इन 1997 टू 98 में वो जो बायोब्लास्ट और फिला का वर्ड यूज हो रहा था उसको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाम दे दिया। वैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कितने नाम हमने दिए, बायोब्लास्ट, पावर हाउस, एनर्जी ट्रांसफार्मर, फिला, बहुत सारे नेम है, वो उसके स्ट्रक्चर पे या उसके फंक्शन के बेसिस पे आते जाते हैं। तो उसके अलावा जो आइसोलेटेड किया था वो ऑटो वेबबर्ग ने किया था 1910 में, और स्टडी किया था एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोप में तो रोड और फिलामेंट और वेजिकल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये बुक्स में लिखा होता है, लेकिन ये हम ऐसे मतलब 100% नहीं कर सकते कि इसकी स्ट्रक्चर यही होती है। जैसे आपने सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक सर्कल लाइक बना के दिखा देते हैं, लेकिन वो होती नहीं ना। जो नर्व सेल होते हैं न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर अलग है, मसल सेल है उसकी स्ट्रक्चर अलग है। इसी तरह जो ये सेल होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे बेस करता है। ऐसे नहीं जो जिस ऑर्गन का हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लें या सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ले लें तो उसकी स्ट्रक्चर रोडा फिलामेंटस वेजिकल स्ट्रक्चर नहीं वो डिफरेंट होती रहती है। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है,
इसमें जो मेम्ब्रेन होते हैं 2 होती है। जो उसके आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ फॉर्म में होती है, और इनर मेम्ब्रेन होती है जो कन्वोल्यूटेड इनफोल्डिंग्स होती है मौजूद। और जो उसमें इनफोल्डिंग होती है उस इनफोल्डिंग को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। जो भी एक सिस्टर्नी होती है जो एक इनफोल्डिंग्स होती है। और इसमें जो मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। फिल्ड एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एंजाइम होते हैं, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें राइबोसोम अपने होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं। तो इसमें जो होता है ना वो प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज करवा लेता है। और इसकी लोकेशन देखें तो साइटोप्लाज्म में होता है ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक। ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऐसे नहीं है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद हो। तो कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिसमें ये मौजूद नहीं होता। उसके फंक्शन में देखें तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो उसका बेसिक फंक्शन हम करवाते हैं। उसके अलावा इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर में, और एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जो एटीपी यूज होता है वो सेल जो होता है ना उस वेरियस फंक्शन के लिए एक यूज करता है, जो भी उसको फंक्शन करना होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है उसमें एनर्जी तो यूज होगी ना। और जो सेल के लिए ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है एनर्जी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया और लिवर सेल में जो इसका फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। जैसे रफ एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम फंक्शन करता है डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जेनेटिकली मीन्स वो अपने पेरेंट्स से आते हैं, जो जीन में म्यूटेशन होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओनली बाय एग, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मदर से आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर्स ओनली, मतलब कि जो इनहेरिटेड जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है मीन्स वो इबनॉर्मल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अपने एनर्जी प्रोडक्शन सही नहीं करवाला तो वो मदर से आती है, क्योंकि वो फादर से तो आ ही नहीं रहा, वो तो आ रहा है मदर से। तो वो डिजीज आपकी मदर को होगी तो आप में चांसेस है कि वो आप में भी ट्रांसफर हो जाए। एक डिजीज होती है लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो इसमें जो होता है ना आपकी जो नजर होती है आई साइड जो होते हैं वो कमजोर हो जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।